नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए बिल्कुल मस्त होंगे और शादी पार्टी वगैरह का ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए क्लास सुबह नहीं ले पा रहा हूँ, शाम को ले पा रहा हूँ। चलो बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं अंश पूंजी लेखे चैप्टर के बारे में। और अगर बात की जाए तो इस चैप्टर में भी हम लोग बात कर रहे थे अंश हरण के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं, अंशों के हरण की प्रक्रिया को समझाइए, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। और न सिर्फ चर्चा की थी, वरन मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को अंश हरण से आप क्या समझते हैं और अंश हरण की प्रक्रिया को समझाइए, बहुत अच्छे तरीके से याद भी हो गया होगा। और देखिए, मैं आपसे पहले ही बताया था और फिर से बता रहा हूं कि अगर आपने मेरे वीडियो को एक बार अच्छे ढंग से देख लिया तो निश्चित रूप से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन जो नए बच्चे हैं, मैं उनसे एक बात यही कहना चाहूंगा कि आप लोग पुराने वीडियो को देखिए, क्योंकि जब तक आपने पुराने वीडियो को नहीं देखा तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। सपोज दैट कि आप अंश पूंजी लेके चैप्टर पढ़ रहे हैं और आपने कल ही हमारा बैच परचेज किया हुआ है, तो आज आपको ये वीडियो कैसे समझ में आएगा, ठीक है। तो या तो अंश पूंजी लेके यदि आपको पढ़ना है तो आप पहले वीडियो से देखिए, और या तो पुरानी क्लास जल्दी से अपनी समाप्त करते हुए आगे आइए, तो ही आपको समझ में आएगा। बाकी जो पुराने बच्चे उनको तो कोई प्रॉब्लम जाने वाली है नहीं। ओके बच्चों, हम लोगों ने अंश हरण के बारे में बात कर ली थी। हम लोगों ने बात की थी कि जब कंपनी के सदस्यों के द्वारा किसी भी बकाया याचना का पैसा नहीं दिया जाता है तो कंपनी के द्वारा एक नोटिस दिया जाता है, कंपनी के द्वारा कुछ और कड़े शब्दों में उसको बताया जाता है, 14 दिन पहले सूचना दी जाती है। लेकिन उसके बाद भी यदि वो नहीं देता है, ब्याज सहित हरण करने के लिए भी बोला जाता है। लेकिन यदि ब्याज भी नहीं देता है और अंश राशि भी नहीं देता है तो उसके अंशों का क्या कर लिया जाता है, एक निश्चित प्रक्रिया के तहत उसके अंशों का हरण कर लिया जाता है। बच्चों, आप सबने वो निश्चित प्रक्रिया भी बहुत अच्छे से याद कर ली थी कि क्या क्या प्रोसेस के माध्यम से वो हुआ करता था। मुझे वो रिवाइंड करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा करता हूं कि आप लोगों को वो चीजें समझ में आ गई हैं। बच्चा, आज हम लोग बात करेंगे अंशों के हरण करते समय लेखांकन प्रविष्टियां किस तरह की जाती है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अंशों के हरण करते समय लेखांकन प्रविष्टियां किस तरह की जाती हैं। लेखांकन प्रविष्टियां किस तरह से की जाती हैं, ठीक है बच्चा, ध्यान से समझना कि अंशों का हरण करते समय लेखांकन प्रविष्टियां किस तरह से की जाती हैं। देखिए, इस चैप्टर का ये अंतिम पॉइंट है, इतना याद रखिएगा। आपको यहीं तक के सवाल केवल लगाने हैं, अंशों के हरण तक के। एक इसके बाद छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, अंशों के हरण का पुनर्निर्गमन। हालांकि श्योर है कि अंशों के हरण का पुनर्निर्गमन से भी एक सवाल जरूर आता है एग्जाम में। पिछले प्रीवियस ईयर में तो नहीं पूछा गया था, लेकिन आने की संभावना होती है। तो सर, जब होती है तो अंशों के हरण का पुनर्निर्गमन भी आप मुझे पढ़ा दीजिए। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाला हूं। क्यों नहीं पढ़ाने वाला हूं? क्योंकि बच्चा, अगर आपने इस चैप्टर की यहां तक के सवाल लगा लिए तो निश्चित रूप से आपसे 2 सवाल तो बहुत आसानी से बन जाएंगे। क्योंकि एक सवाल या तो सममूल्य पर आ जाएगा निर्गमन का, या तो प्रीमियम वाला आएगा, या तो रोकड़ के अतिरिक्त आ जाएगा, या तो अदत्त याचना का आ जाएगा, या तो अग्रिम याचना का आ जाएगा, या तो अंश हरण का आ जाएगा, और या तो अंश हरण के पुनर्निर्गमन का आएगा। तो ये अंशों के हरण का पुनर्निर्गमन का सवाल आता है, नहीं भी बनता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी सवाल तो बन जाएंगे। और इसका आप अथवे में थ्योरी पर लगा देना, क्योंकि इतनी अच्छी तरीके से आपने इस चैप्टर की थ्योरी भी तो पढ़ी हुई है, तो भाई मन तो थ्योरी भी लिखने का पड़ेगा। तो एक सवाल आप ना करके इसके अथवे में इसकी आप थ्योरी कर सकते हो। और जो थ्योरी के महानुभाव हैं भाई, वो तो सारी थ्योरी कर देना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं, क्योंकि अपन पूरी थ्योरी और पूरे सवाल कर रहे हैं। अब हाँ, बच्चा उनको प्रॉब्लम हो सकती है जिनको यह कि हमको इस चैप्टर से पूरे सवाल लगाने हैं, तो हरण का पुनर्निर्गमन भी उनको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सवाल भी आ सकता है, ठीक है। तो रिवीजन टाइम में जब हम लोग करेंगे जनवरी से, तो हम लोग उसको भी करवा देंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो अंशों के हरण का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझिएगा। यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा कि केवल हरण संबंधी जनरल प्रविष्टियां कीजिए। तो हम लोग बात करेंगे लेखांकन प्रविष्टि की, वो भी किसकी? बोले अंशों के हरण की। किसकी? अंशों के हरण की। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जो अंशों का हरण होता है तो अंश पूंजी क्या होती है, घटती है या बढ़ती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जब अंश हरण होता है, यानी अंशों का हरण किया जाता है, तो जो अंश पूंजी होती है उसमें कमी आती है कि वृद्धि आती है। तो बच्चा याद रखना, अंशों के हरण से अंश पूंजी में कमी आती है। कमी क्यों आती है भाई? जो पैसा याचना का भी मिलना चाहिए था वो पैसा जब नहीं मिलेगा, या जो पैसा आवंटन का भी मिलना चाहिए था वो पैसा यदि नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी अंश पूंजी में कंपनी की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और जब बच्चा अंशों के हरण के माध्यम से अंश पूंजी में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना, तो अंश पूंजी खाते को क्या कर दिया जाता है? डेबिट कर दिया जाता है। अंश पूंजी खाते को क्या कर दिया जाता है? डेबिट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? डेबिट कर दिया जाता है। और जो अंश हरण होता है, यानी अब तक जो प्राप्त राशि होती है,
अब तक जो प्राप्त राशि होती है, जो अंश हरण का होता है, उसके पूंजी खाते को क्या कर दिया जाता है, क्रेडिट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, क्रेडिट कर दिया जाता है। ये दोनों बातें बेटा आपको तब समझ में आएंगी जब अभी मैं एंट्री बताऊंगा तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि अंश हरण जो होता है उसको अपन करते क्या है, तो अंश हरण को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, एक इंपॉर्टेंट लाइन में बोल रहा हूं, जो अंश हरण है उसको चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, जो अंश हरण है उसे चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में क्या, हाँ, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में चुकता पूंजी में जोड़ करके, चुकता पूंजी में जोड़कर, चुकता पूंजी में जोड़कर, चुकता पूंजी में जोड़ करके दिखाया जाता है। तो मैंने अभी आपसे क्या बात की, मैंने आपसे बात की कि अंश हरण जब किया जाता है तो अंश पूंजी में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और अंश पूंजी में कमी हो जाती है इसलिए अंश पूंजी की रकम को क्या कर दिया जाता है, डेबिट कर दिया जाता है। और जो अंश हरण की राशि होती है उसे क्या कर दिया जाता है, उतनी ही राशि से क्रेडिट कर दिया जाता है। और ये कहां दर्शाया जाता है, तो अंश हरण जो खाता है वह चिट्ठे के दायित्व पक्ष में चुकता पूंजी में जोड़ करके चिट्ठे में दिखाया जाता है। बच्चे यहां से डायरेक्टली आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब एक सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि अंशों का हरण दो तरीके में होता है। पहला, जब या तो सममूल्य पर अंशों का हरण कर लिया गया हो। अंशों का हरण करने के दो तरीके हो सकते हैं, बहुत आराम से बच्चा समझना, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अंशों के हरण के दो तरीके हो सकते हैं, या तो जब अंश सममूल्य पर निर्गमित किए गए थे, या तो अंश जब सममूल्य पर निर्गमित किए गए थे, सममूल्य पर निर्गमित किए गए थे, सममूल्य पर निर्गमित किए गए थे, या तो जब अंश प्रीमियम पर निर्गमित किए गए थे, या तो जब अंश प्रीमियम पर निर्गमित किए गए थे, या तो जब अंश प्रीमियम पर निर्गमित किए गए थे। अब बच्चा दोनों में कॉन्सेप्ट क्या है इस बात को समझना। जब अंश सममूल्य पर निर्गमित किए जाते हैं, बच्चा जब अंश सममूल्य पर निर्गमित किए जाते हैं तो सिंपल सी बात है, उनका हरण भी कैसे होगा, बोले सममूल्य पर ही होगा। उनका हरण भी कैसे होगा, बोले सममूल्य पर होगा। और जब अंश प्रीमियम पर निर्गमित किए जाते हैं तो हरण की दो कंडीशन उत्पन्न हो सकती हैं। पहला, या जब तो प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई हो, जब प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई हो, जब प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई हो, फिर उसके बाद हरण किया गया हो। जब प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई हो, प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई हो, ये भी कंडीशन बन सकती है। और या तो जब प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हो, या तो जब प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हो, या तो जब प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हो, या तो जब प्रीमियम की राशि प्राप्त ना हो। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, इस बात को समझना। जब या तो प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई हो और जब या तो प्रीमियम की राशि प्राप्त ना हुई हो, बच्चा इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे तरीके से समझना, क्योंकि इसमें अगर कोई मेन कॉन्सेप्ट है तो वो यही है, अंशों के हरण में प्रीमियम वाले कॉन्सेप्ट को समझना। प्रीमियम पर जब निर्गमित अंशों का हरण होता है तो दो कंडीशन होती हैं, जब प्रीमियम की राशि या तो प्राप्त हुई हो फिर उसके बाद हरण किया जाए, या तो जब प्रीमियम की राशि प्राप्त न हुई हो तो अंशों का हरण किया जाए। इसके संबंध में अलग अलग जर्नल प्रविष्टियां की जाती हैं। बच्चों आइए आज आगे चल के हम लोग इन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो यहां तक का जो भी कॉन्सेप्ट था, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसको हम लोग बच्चा मिटाते हैं और आगे हम लोग बात करेंगे इसकी एंट्री के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि अंश हरण करने से अंश पूंजी में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, इसलिए अंश पूंजी खाते को डेबिट कर दिया जाता है और अंश हरण खाते को क्या किया जाता है, बोलिए सर, क्रेडिट किया जाता है। मैंने आपको यह भी बताया कि अंश हरण खाता क्या होता है, बोले अंश हरण खाता चिट्ठे के दायित्व पक्ष में चुकता पूंजी में जोड़ करके दिखाया जाता है। बच्चा ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और यहां तक कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में यह भी पूछा गया है कि अंश हरण से अंश पूंजी में वृद्धि होती है कि कमी होती है। काफी सारे बच्चों को लग सकता है कि अंश हरण कर लिया गया यानी कि जो पैसा अब तक प्राप्त हो चुका है तो इसके माध्यम से अंश पूंजी में वृद्धि होगी। बिल्कुल बेटा ऐसा नहीं है, क्योंकि जो पैसा और मिलना था वो पैसा नहीं मिला, दैट्स वाइज अंश पूंजी में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो इसीलिए देखिए मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा, आपका एग्जाम जब भी हो, मार्च में हो, लास्ट मार्च में हो या स्टार्टिंग अप्रैल पे हो, मैं आपको उस तरीके की अकाउंट पढ़ा के जाऊंगा जिस तरीके में आपका एक सिंगल ऑब्जेक्टिव और सिंगल थ्योरी नहीं छूट के जाने वाला है। यकीन मानिए मैं इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट कराऊंगा, इस बात की भी मैं गारंटी ले रहा हूं, अध्ययन को भी मैं कराऊंगा, लेकिन इस टाइम पे अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि
अभी 12 तारीख तक बहुत फंक्शन है, मेरे खुद के घर में फंक्शन है, मेरे चाचा जी की मैरिज है, तो थोड़ा सा उस टाइम पे भी मैं बिजी रहूंगा। लेकिन उसके बाद भी देखिए हम लोग क्लास में डिले नहीं करते हैं। आप सबको पता है कि कल भी बहुत बहुत ज़्यादा शादियां थी, पार्टियां थी, लेकिन क्लास तब भी कल हुई, आज भी क्लास हो रही है। तो क्लास कभी भी कम नहीं होगी, कोई भी छुट्टियां हो, संडे के अलावा क्लास बंद नहीं हो रही है। ठीक है बच्चा, तो आप वीडियो अच्छे से देखते जाइए। शादी पार्टी में भी है तो एक वीडियो जरूर देख लिया करिए, 2 वीडियो, ताकि आपको चीजें रिकॉल रहें। ठीक है बेटा, चलो ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं अंशों का जब हरण होता है तो उसके संबंध में मैंने आपको 2 कंडीशन बता रखी थी। पहला, जब अंशों का हरण सममूल्य पर हो। जब अंशों का हरण सममूल्य पर हो तो किस प्रकार से प्रविष्टियां की जाएंगी? जब अंशों का हरण सममूल्य पर हो। बेटा बट्टे पर अंशों का हरण नहीं किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि अंशों का निर्गमन भी बट्टे पर नहीं किया जाता है, इसलिए उनका हरण भी बट्टे पर नहीं किया जाता है। अंशों का हरण जब सममूल्य पर हो, यानी सममूल्य पर निर्गमित किए गए अंशों का हरण, तो उसके संबंध में क्या एंट्री होती है, इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। पहला, शेयर कैपिटल अकाउंट DR, अंश पूंजी खाते को डेबिट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बच्चा, इस बात को समझना। इसका मतलब होता है अब तक मांगी गई कुल राशि, हिंदी में मैं लिख देता हूं, अब तक मांगी गई, बहुत गहराई में शब्दों में जाइएगा, मांगी गई कुल राशि, कुल राशि, अब तक मांगी गई कुल राशि को अपन लिखते हैं कहां पे, बोले शेयर कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद 2, शेयर अलॉटमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब कब हो सकता है कब नहीं हो सकता इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट होता है, यानी कि आवंटन पर बकाया राशि, यानी कि आवंटन पर बकाया राशि। अगर मान लो किसी अंशधारी ने आवंटन का पैसा नहीं दिया हुआ है तो आवंटन की राशि को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अगर किसी अंशधारी ने किसी आवंटन का पैसा नहीं दिया हो तो आवंटन पर बकाया राशि को क्या करते हैं, बोले क्रेडिट करते हैं। और फिर क्या होता है, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, 2 शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। इसका मतलब है कि प्रथम याचना पर बकाया राशि, प्रथम याचना पर बकाया राशि। बच्चा इसका मतलब है द्वितीय याचना पर बकाया राशि, द्वितीय याचना पर बकाया राशि। और इसका मतलब है अंतिम याचना पर बकाया राशि, अंतिम याचना पर बकाया राशि, अंतिम याचना पर बकाया राशि। दिख रहा है यहां तक, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ओके ठीक। अंतिम याचना पर बकाया राशि, ठीक। और लास्ट एंट्री हम लोग करते हैं 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। इसका मतलब है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये, अब तक कुल प्राप्त राशि, यहां लिखते हैं, अब तक कुल प्राप्त राशि यहां पे लिखते हैं। और नरेशन क्या करेंगे, बीइंग शेयर फॉर फ्यूचर, बीइंग शेयर फॉर फ्यूचर, ये इसका नरेशन होता है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी अंशों का हरण किया जाता है बच्चा, तो 2 कंडीशन होती हैं। या तो पहला, जब अंशों का निर्गमन सम मूल्य पर किया गया था, और बच्चा जब अंशों का निर्गमन ही सम मूल्य पर किया गया था तो उसका हरण भी सम मूल्य पर ही किया जाएगा। और दूसरा होता है जब अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर किया गया था। तो बच्चा मैंने आपको बताया था कि जब अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर किया जाता है तो उसका हरण 2 कंडीशन वहां पे भी बनती थी। पहला, जब प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई हो, और दूसरा जब प्रीमियम की राशि प्राप्त ना हुई हो। अब वो क्या कंडीशन है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल इसको देखते हैं। तो यहां पे ध्यान से समझना, जब अंशों का हरण
हरण सम मूल्य पर हो तो एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट। और शेयर कैपिटल अकाउंट में लिखते क्या है, बोले शेयर कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं अब तक मांगी गई कुल राशि। अब तक जितनी भी राशि मांगी जा चुकी है वो शेयर कैपिटल अकाउंट के साथ क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। फिर यहां पे क्या करते हैं, शेयर अलॉटमेंट हो सकता है, या शेयर अलॉटमेंट ना होकर के केवल शेयर फर्स्ट और सेकंड और फाइनल कॉल हो सकता है, या शेयर सेकंड और फाइनल कॉल हो सकता है, या केवल शेयर फाइनल कॉल बस हो सकता है। क्यों, क्योंकि जो पैसा नहीं दिया है अंशधारी ने केवल वो यहां पे लिखा जाएगा, बकाया राशि। अब मैंने ये चारों क्यों लिखे, हो सकता है उसने अलॉटमेंट भी ना दिया हो सकता है उसने फर्स्ट कॉल का ना दिया हो, सेकंड भी नहीं दिया हो, फाइनल भी नहीं दिया हो, तो इसलिए मैंने चारों लिख दिए। लेकिन क्वेश्चन में हो सकता है उसने ये दे दिया हो, ये ना दिया हो, ये ना दिया हो, ये ना दिया हो, तो इन चारों की होगी। हो सकता है ये और ये दे दिया हो, ये और ये ना दिया हो, तो इन तीनों को होगी। कहने का मतलब यह है कि क्रेडिट दो चीजों होगी, पहला जो पैसा उसने नहीं चुकाया है वो, और दूसरा शेयर फॉरफीचर। तो आपसे क्वेश्चन एक सबसे ऑब्जेक्टिव बन गया कि बताइए अंशरण खाते को क्या किया जाता है, तो अंशरण खाते को क्रेडिट किया जाता है। अंशरण खाते को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। इसके बारे में मैंने पहले ही बात कर ली थी कि अंश पूंजी खाते को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है, और अंशरण खाते को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। ये बातें मैं आपको वहां पे थ्योरी में बता रहा था, जो आपको हो सकता है वहां पे समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन बच्चे यहां पे आपको कंप्लीटली ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो बच्चे ये पहला कॉन्सेप्ट है, जब अंशों का हरण किस पर किया गया हो, बोले जब अंशों का हरण सम मूल्य पर किया गया हो तो इस तरीके की एंट्री होती है। अब एक काम करते हैं, एक पहले सवाल लगा लेते हैं, फिर अंशों का प्रीमियम पर हरण के बारे में बात करेंगे तो चीजें और भी अच्छे से स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, कि आगे प्रीमियम की थ्योरी पढ़ लें। चलो एक सवाल पहले लगा लेते हैं इसी टाइप में, फिर अपन एक इसके थ्योरी पढ़ेंगे आगे, जब अंशों का हरण प्रीमियम पर किया जाता है तब की। ठीक है, तो ध्यान से देखिए आपका अपना पहला सवाल, ये चीजें क्लियर हो गई हैं। अब तक कुल प्राप्त राशि का मतलब है कि इसमें कौन सी राशि प्राप्त हुई, केवल आवेदन की, तो आवेदन की राशि बस को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। फॉर फीचर मतलब ही तो हरण होता है दादा, फॉर फीचर मतलब भी क्या होता है, हरण होता है। क्लियर है ये चीज, चलो ठीक। एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, तो चीजें आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि आखिरकार हमें करना किस तरीके से है। ठीक है, और क्वेश्चन करेंगे भी कैसा, बोले करेंगे अपन क्वेश्चन पहला ही हरण का। ठीक है, तो हरण का पहला क्वेश्चन जो मेरी बुक में है वो है क्वेश्चन नंबर 33 में। मेरी बुक में जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 33 में। आपकी बुक में किस क्वेश्चन नंबर पे है आप अपना मिला लेना, क्योंकि क्वेश्चन बोर्ड में लगवा दिया जाता है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। रवि के पास 10 रुपया वाले 25 समता अंश थे। रवि के पास 10 रुपया वाले 25 समता अंश थे, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें से 2 रुपया आवेदन पर, देखो रवि के पास 25 रुपया वाले 10 आवेदन पत्र थे। कितने आवेदन पत्र थे, 10 आवेदन पत्र थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसमें से क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि 2 रुपया आवेदन पत्र के लिए दिए। रवि के पास 10 रुपया वाले 25 थे, सॉरी 10 रुपया वाले 25 थे। ठीक है, 10 रुपया वाले 25 आवेदन थे, कोई दिक्कत नहीं है। 10 रुपया वाले 25 आवेदन थे, जिसमें से 2 रुपया आवेदन पत्र के लिए दिए। 2 रुपया किसके साथ है, बोले 2 रुपया एप्लीकेशन के साथ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एप्लीकेशन के साथ है। आगे क्या बोला हुआ है, 3 रुपया, 2 रुपया आवेदन पत्र के लिए दिया, आवंटन के लिए 3 रुपया। आवंटन के लिए कितना है, बोले 3 रुपया, तो आवंटन के लिए भी लिख लो 3 रुपया। आवंटन के लिए कितना है, बोले 3 रुपया है। अलॉटमेंट के लिए, तो अलॉटमेंट के लिए 3 रुपया। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रथम याचना के 2 रुपया नहीं दे पाया। अलॉटमेंट और प्रथम याचना के 2 रुपया नहीं दे पाया, केवल फर्स्ट कॉल तक है, इसके आगे नहीं गया है। ठीक है, आगे बोला गया है कि प्रथम याचना के बाद ही अंशों का क्या किया गया, हरण कर लिया गया है। प्रथम याचना के बाद ही अंशों का क्या कर लिया गया, हरण कर लिया गया है, हरण कर लिया गया है, हरण कर लिया गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि अंशों के हरण से संबंधित प्रविष्टि करिए। हमको केवल प्रविष्टि करना है किसके, अंशों के हरण के संबंधित। हमको केवल प्रविष्ट करना है किसकी, बोले केवल अंशों के हरण से संबंधित। हमको प्रविष्ट करना है केवल हरण, अंशों के हरण से संबंधित। बच्चा ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना, बहुत अच्छा चीज मैं आपको बता रहा हूं। देखो हमारा पहला टारगेट था, हम एंट्री यहां पे कर रहे हैं, ठीक ना, हम यहाँ पे बेटा अंशों के हरण से संबंधित एंट्री कर रहे हैं। क्या कहीं आपको प्रीमियम दिखाई दे रहा है, बोले नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब क्या है, बोले इसका मतलब अंशों के हरण की जो 2 कंडीशन हुआ करती थी, अंशों का सम मूल्य पर हरण और दूसरी हुआ करती थी अंशों का प्रीमियम पर हरण, तो सर ये बात डेफिनेटली श्योर है कि ये जो हरण है ये सम मूल्य पर हरण है, ये जो हरण है ये सम मूल्य पर हरण है, ना कि प्रीमियम पर। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोले सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझते जाना।
ठीक है, बहुत आराम से पढ़ो। देखो अकाउंट आपको अगर पढ़ना है मेरे से, बहुत आराम से पढ़ो बिल्कुल। और पढ़ने वाला बच्चा जो है ना, बहुत सारे जो बच्चे हैं जैसे कि स्नेहा हो गई, दीप्ति हो गई, जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं, अंशुल हो गई, जैसे कि भारती होगी, बहुत सारे ऐसे बच्चे, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं उन सभी का, ठीक ना। ये सारे बच्चे बहुत मेहनत करने वाले हैं ना। तो और भी है, अंजलि होगी, बहुत सारे बच्चे, तो ये लोग मेहनत करने वाले बच्चे हैं। और भी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, कल ले लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नाराज भैया मत हो, ठीक है। तो ऐसी मेहनत करके पढ़ो। इनके में क्या है, बहुत सारे हैं, जैसे सुमायरा हो गई, तो इन लोगों में क्या है ना, काफी बार क्वेश्चन बच्चे लगाते भी है, लगाने के बाद उसका स्क्रीनशॉट भी भेजते, जैसे प्राची श्रीवास्तव हो गई। तो अच्छा लगता है, आप लोग अगर क्वेश्चन को पढ़िए तो करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट जरूर भेजिए करने के बाद। लेकिन बहुत सारे तो ऐसे मानव है, बैच परचेज करके रखा है, खासकर लड़के तो इतने अलाल हैं कि कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। कुछ एक आध गोविंद की अगर बात छोड़ दिया, और दो चार की तो वो तो बहुत ही साले निकम्मे में, कुछ पढ़ते ही नहीं है, पता नहीं क्या, ठीक है। तो बेटा करने के बाद उसका फोटो तो भेजा करो। आपने स्कूल वाला मैटर बनाया हुआ है कि पढ़ रहे हैं, फीस दे रहे हैं, लेकिन बन नहीं रहा, बनेगा कहां से? अगर आप अच्छे से मेहनत करके पढ़ोगे नहीं तो कैसे बनेगा भैया? सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। अमाउंट डी आर, और ये क्या हो जाएगा, अमाउंट सी आर टी। सबसे पहले क्या लिखना है, बोले सबसे पहले लिखना है शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी तो नहीं है, देख लो, समता तो नहीं है, ध्यान से देख लो, समता है तो इक्विटी शेयर लगा दो। सर आपने तो बोला था शेयर कैपिटल अकाउंट, भैया मैंने, अगर समता है तो इक्विटी तो जोड़ना पड़ेगा, पूर्वाधिकार है तो प्रेफरेंस से जोड़ना पड़ेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ध्यान से समझना बच्चा, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब मुझे एक चीज बता दो, यहां पे हम लोग क्या लिखते थे, जल्दी से बताओ। बोला सर आपने बहुत स्पष्ट तरीके से एक बात बताई हुई है कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट का मतलब है कि अब तक प्राप्त कुल राशि, अब तक मांगी गई कुल राशि, प्राप्त नहीं, अब तक मांगी गई कुल राशि। आप वीडियो को पीछे करके देख लेना, अब तक मांगी गई कुल राशि। तो अब तक कुल कितनी राशि मांगी जा चुकी है? 2 रुपया आवेदन पर, 3 रुपया अलॉटमेंट पर, 2 रुपया फर्स्ट कॉल पर। यानी अब तक कुल जो पैसा मांगा गया है वो मांगा गया है 7 रुपया। कितना मांगा गया है? 7 रुपया। इस बात में आप सहमत हो? काफी सारे बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं, और कहना तो नहीं चाहिए लेकिन काफी सारे टीचर भी यहीं पे मिस्टेक करते हैं कि 25 गुणे 10 लिख देते हैं और बोलते हैं अब तक मांगी गई कुल राशि 25 गुणे 10 है। नहीं, अब तक मांगी गई कुल राशि 25 गुणे 7 है, क्योंकि प्रथम याचना के बाद ही अंशों का हरण कर लिया गया है। अतः 7 के बाद अंश मांगे ही नहीं गए हैं, और जब मांगे ही नहीं गए हैं तो सिंपल सी बात। तो अब तक मांगी गई कुल राशि कितनी है? बोले 2 रुपया आवेदन पर, 3 रुपया अलॉटमेंट पर, 2 रुपया फर्स्ट कॉल पर। तो अब तक मांगी गई कुल राशि ही तो यहां पे लिखते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? बोले 7 पना 35, 7 दूनी 14, 14 3 17, 175 रुपया। कितना आ गया? 175 रुपया। उसके बाद ध्यान से क्वेश्चन को जब हमने पढ़ा तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2 रुपया आवेदन पत्र के तो दे दिए, लेकिन आवंटन के 3 रुपया और प्रथम याचना के 2 रुपया नहीं दे पाया। यानी कि इस बंदे ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो मैंने आपसे बताया था कि 2 ही चीजें यहां पे क्रेडिट होती हैं, जो पैसा या तो वो नहीं दे पाता वो, और या तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो टू अलॉटमेंट अकाउंट इक्विटी शेयर, और उसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और लास्ट में आप एक लाइन लिख दो, टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, FEITURE, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ठीक है। और बाकी नरेशन भी मैं यहां पे लिखे देता हूं, बीइंग शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, बीइंग शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब बच्चा बात को ध्यान से यहां पे समझना, अलॉटमेंट में कितना रुपया? बोले अलॉटमेंट में है 3 रुपया, तो 25 गुणे 3 करेंगे तो कितना आएगा? बोले ये 75 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट कॉल पे कितना रुपया? बोले 2 रुपया। 25 गुणे 2 करोगे तो कितना आएगा? बोले 50 रुपया आएगा। अब मुझे एक बात बता दो जल्दी से, सभी लोग बता दो मेरे को एक बात, मुझे एक बात जल्दी से सब लोग बता दो, फॉर फ्यूचर में कितना आएगा? कमेंट करके जल्दी से बताओ फॉर फ्यूचर में कितना आएगा। हालांकि काफी सारे बच्चे तो घटा करके बता दिए होंगे कि सर 75 50 यहां आ गए तो यहां पे 50 आएगा। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, डेबिट क्रेडिट इक्वल होते हैं तो यहां पे तो 50 ही आएगा। लेकिन ये 50 कैसे आया इस बात को समझिए, ये 50 कैसे आया इस बात को समझना बच्चा ध्यान से। मैंने यहां पे क्या लिखवाया हुआ? अब तक प्राप्त कुल राशि। इसका मतलब मैंने लिखाया हुआ था अब तक प्राप्त कुल राशि। एक बात मुझे बताओ, यदि अब तक मांगा गया है कुल 7 रुपया, तो ये तो मिला नहीं, ये तो मिला नहीं, केवल मिला कौन सा है? बोले ये।
कितने रुपया बोले 2 रुपया, तो 25 गुणे अपन को कितना करना था, 2 करना था 50। यहां कितना करना था 25 गुणे 2 यानी कि 50, और यहां करना था 25 गुणे 3 यानी कि 75। कुछ बच्चे मेरे से कल पूछ रहे थे कि सर क्या, कल नहीं मतलब कुछ बच्चे मेरे से पूछा करते हैं कि सर क्या ये लिखना इंपॉर्टेंट है, जब भी मैं कक्षाओं में पढ़ाया करता हूं आंसर न खाता, तो काफी सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है कि सर क्या ये 25 गुणे 7, 25 गुणे 3, 25 गुणे 2, 25 गुणे 2 लिखना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी तो नहीं कह सकते, नेसेसरी तो नहीं कह सकते अपन, क्योंकि नहीं भी लिखोगे तो नंबर आपको पूरे मिलेंगे, लेकिन यदि आप लिखते हो तो आपके लिए ही प्रॉफिट होगा। आपने देखा हमने 7 रुपया पूरा मांगा था, 3 रुपया 2 रुपया 5 रुपया नहीं प्राप्त हुआ, 2 रुपया प्राप्त हो गया। कैलकुलेशन करने में बच्चा क्या होगी, थोड़ा सा सावधानी आएगी, और कैलकुलेशन पूरा क्या होगा, बोले बेटा स्पष्ट होगा। तो ईमानदारी से कमेंट करके बताओ क्या ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है आप लोगों को। ईमानदारी से बच्चा बताओ क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। 99 नहीं 102% क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। और कमेंट करने में कंजूसी मत दिखाया करो। अगर मैं पढ़ाने में कंजूसी नहीं दिखाता हूं, अगर वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगता है तो नीचे जाकर के कमेंट बॉक्स होता है, वहां पे जरूर लिखिए कि अच्छा लगा या नहीं लगा। और यदि क्लास समझ में नहीं आई तो प्लीज ये भी लिखिए कि क्लास समझ में नहीं आई है। वैसे तो यार ऐसा हो नहीं सकता कि अमित सर पढ़ाएं क्लास समझ में ना आए, ये कॉन्फिडेंस नहीं बेटा, ओवर कॉन्फिडेंस अमित सर का बोला करता है। समझ जाओ आप सब बात, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गई। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, यही मैंने आपको एंट्री बताई थी और यही एंट्री मैंने यहाँ पे कर दी। अब सपोज दैट आगे हालांकि हम लोग सवाल करेंगे, अभी तो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं, वो तो एक सवाल आ गया तो मैंने बता दिया। अगर मान लो अलॉटमेंट का पैसा मिल गया होता तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बस होता, ठीक है, और टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट होता। अगर फर्स्ट कॉल का मिल जाता तो एक और दिया होता सेकंड या फाइनल कॉल, उसको भी अपन, कहने का मतलब है कि यहां पे क्रेडिट दो ही चीज होती हैं, या तो जो बकाया होता है और बकाया राशि के अलावा अगर कोई क्रेडिट होती है तो वो है फॉर फ्यूचर राशि, और यहां पे डेबिट केवल एक चीज होती है जो मांगी गई पूंजी होती है यानी कि शेयर कैपिटल, जो मांगी गई पूंजी होती है यानी कि शेयर कैपिटल। तो बच्चा आपको ये सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। अब इसको जल्दी से अपन मिटाते हैं और चलते हैं अपनी थ्योरी पे। क्लियर है ये बात, स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से ले लो। चलो ठीक है, आपको थ्योरी आज मिल जाएगी, परेशान मत होना बच्चा, थ्योरी आज आपको मिल जाएगी, परेशान बिल्कुल ना होना। रात तक में सेंड कर दूंगा आज, वरना कल मॉर्निंग में तो पक्का आ जाएगी थ्योरी, ठीक है। ओके, कोई भी लापरवाही मत करिए, ईमानदारी से पढ़ते रहिए अगर आपको मौका अच्छा मिला है तो, ठीक है। चलो तो ध्यान से देखो, अब मैंने आपको बताया कि जो अंशों का हरण होता है, दो कंडीशन होती थी। पहला तो अंशों का हरण जब सम मूल्य पर किया गया हो। अब अंशों का हरण जब प्रीमियम पर होता है, अंशों का हरण जब प्रीमियम पर होता है, अंशों का हरण जब प्रीमियम पर होता है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी समझिएगा। यानी कि अगर कोई अंश प्रीमियम पर निर्गमित किए गए हैं तो हो सकता है कि अंशों का हरण भी प्रीमियम पर किया गया हो, बिल्कुल हो सकता है। अब अंशों पर हरण जब प्रीमियम पर होता है तो उसकी दो कंडीशन हो जाती है। यानी कि जब अंश कोई प्रीमियम पर निर्गमित किए जाते हैं तो उनके हरण की दो कंडीशन हो सकती है। जब प्रीमियम की राशि, एक तो पहले मान लेते हैं, जब प्रीमियम की राशि प्राप्त ना हुई हो, ध्यान से समझना, जब प्रीमियम की राशि पहले प्राप्त ना हुई हो, लिखे देते हैं, ठीक है। जब प्रीमियम की राशि प्राप्त ना हुई हो, जब प्रीमियम की राशि प्राप्त ना हुई हो और अंशों का हरण कर लिया गया हो, ठीक है। जब प्रीमियम की राशि प्राप्त ना हुई हो और अंशों का हरण कर लिया गया हो तो एंट्री क्या होगी, इस बात को समझना, ठीक है। कैसे होगा, ध्यान से पहले समझ लो। मान लो एक कोई अंशधारी था जिसने आवेदन का पैसा दे दिया था, बात को समझना, लेकिन आवंटन का पैसा नहीं दिया था और याचना का पैसा भी नहीं दिया था, और जो प्रीमियम था वो मान लो आवंटन पर था। किस पर था, आवंटन पर था। और यहां का पैसा दिया, यहां का नहीं दिया, यहां का नहीं दिया। कौन सी कंडीशन हुई, ये वाली कंडीशन। जब प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई थी, भाई जब आवंटन के बाद आवंटन का ही नहीं दिया तो प्रीमियम की राशि क्या प्राप्त हुई, नहीं प्राप्त हुई। तो ये पहली कंडीशन हो गई, जब प्रीमियम की राशि प्राप्त ना हुई हो। काफी सारे बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पहली कंडीशन कब लगती है, तो अब समझ में आ गया। मान लो अगर आवंटन पर प्रीमियम नहीं था, याचना पर प्रीमियम था, और सपोज दैट कि आवंटन की राशि प्राप्त हो गई थी, प्रीमियम की नहीं, याचना की नहीं हुई थी, तो ये भी यही कंडीशन है कि प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई, ठीक है। अब यदि मान लो सपोज दैट मैं कहता हूं कि प्रीमियम आवंटन पर था,
अब यदि मैं आपसे कहता हूं कि प्रीमियम आवंटन पर था और आवंटन की राशि भी प्राप्ति हो गई है, याचना की नहीं हुई, तो यह कंडीशन नहीं लगने वाली है। क्यों? क्योंकि प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई है, तो दूसरी कंडीशन लगेगी, तो दूसरी एंट्री लगेगी। कैसे? पहले इस एंट्री को समझो। क्लियर है ये बात? ये बात क्लियर हुई यहां पे? हालांकि बच्चा मैं डायरेक्टली सवाल लेकर आपको बता देता, लेकिन चीजें जितना ज्यादा हो सके थ्योरी में कंसंट्रेट करके कंप्लीट कर लिया करो, तो आपको पढ़ने में और भी मजा आएगा। समझ पा रहे हो बच्चा? चलो ठीक है, इसको आगे अपन देखते हैं, मिटाते हैं। तो मैंने आपको पहली कंडीशन लिखाई, जब प्रीमियम की राशि प्राप्त ना हुई हो तो एंट्री अपन कैसे करते हैं, उसको भी थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। तो सबसे पहले तो वही शेयर कैपिटल अकाउंट, ध्यान से समझना इसको, शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर क्लासेस पुरानी है बेटा, 9 तारीख है आज, दिन जहां तक मैं जानता हूं तो शायद सोमवार है आज, दिन सोमवार नहीं मंगलवार हो गया आज, मंगलवार है भाई, दिन का इशू है, 9 तारीख है, मेरे को ये पता, दिन शायद मंगलवार है आज, है ना? कल सोमवार था ना, कल क्लास नहीं थी ना, कल थी, मंगलवार था, आज मंगलवार है, 9 तारीख है, शाम को 6:20-25-30 हुआ होगा, ठीक है, 6 बजे अपन ने क्लास चालू की थी। तो शेयर कैपिटल अकाउंट, अब तो क्लियर है बेटा? ठीक है, ज्यादा दिक्कत हो तो बताना, स्क्रीनशॉट मैं अपनी फोटो खींच के बता दूंगा कि ये दाढ़ी इतनी ही बड़ी है वर्तमान में भी, नालायक को नहीं तो। कुछ नालायक स्टूपिड बच्चे जो हैं, खासकर बॉय, वो पूछते हैं सर क्लास कितनी पुरानी है, हद है यार। चलो शेयर कैपिटल, अभी कल इतनी लगन थी, शादी बारात खा के फिर भी पूछ रहे हो कि कौन सी तारीख है। शेयर कैपिटल अकाउंट, अरे 9 नहीं यार, सॉरी 9 तारीख कहां से बोल दिया भाई, सेट 8 तारीख को शादी है तो 8 से 9 हो गई, ओहो अब तो क्लास बहुत आगे हमने बढ़ा दी भाई, आज 1 तारीख है, आज 1 तारीख है, सॉरी, और दिन मंगलवार है शायद, 1 तारीख है, 9 तारीख कहां से है यार, दिमाग भी आउट ऑफ सिलेबस चला गया। कल 30 तारीख थी यार, कल तिलक था फ्रेंड, कहां ठीक, 1 तारीख है भैया, 1 तारीख है, 9 नहीं है। बच्चे बोलेंगे 9 तारीख है मतलब 8 दिन सर आगे निकल गए, अरे 8 को शादी है, कल तिलक था, तो दिमाग से बात निकल गई, घर पे है हाँ ठीक 1 तारीख है, अरे यार आज इसीलिए पेमेंट का दिन था ना चलो ठीक। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर कितना आ गया, बोले शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर। फिर क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, ये आपको तकलीफ देगा। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डीआर ये आपको तकलीफ देगा, मुझे पता है क्यों तकलीफ देगा, अभी हम लोग बात कर रहे हैं। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर कॉल अकाउंट। अब कॉल का मतलब फर्स्ट सेकंड फाइनल तीनों हो गया, टू शेयर कॉल अकाउंट और टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अब ये आपको ना तकलीफ देगा, अब ये आपको बेटा पक्का तकलीफ देगा कि सर ये बता दीजिए कि प्रीमियम राशि को आपने डेबिट क्यों किया। भाई हरण कर रहा हूं तो डेबिट कर रहा हूं, बीइंग शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। शेयर कैपिटल का मतलब फिर वही, अब तक मांगी गई कुल राशि, अब तक मांगी गई कुल राशि। सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब प्रीमियम पर मांगी गई राशि, प्रीमियम पर मांगी गई, मतलब 2 रुपया प्रीमियम रहा होगा, 1 रुपया रहा होगा तो उसको लिखेंगे प्रीमियम पर मांगी गई राशि। फिर क्या होगा, यहां पे क्या है, फिर हुई आवंटन पर बकाया राशि, आवंटन पर बकाया राशि, आवंटन पर बकाया राशि। यहां पे क्या होगा, बोले याचना पर बकाया राशि, याचना पर बकाया राशि। यहां पे क्या करते हैं, बोले सर अब तक प्राप्त राशि, अब तक प्राप्त राशि। क्लियर है बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अंशों का जब हरण किया जाता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि आप सब लोगों ने पढ़ रखा है कि जब हम लोग अंशों का निर्गमन किया करते थे तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा क्या हुआ करता था, क्रेडिट हुआ करता था। सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा क्या हुआ करता था, क्रेडिट हुआ करता था, क्योंकि वहां पर वो एक पूंजीगत लाभ हुआ करता था और हरण करते समय एक पूंजीगत हानि हुआ करती है, क्योंकि हरण ही अंश पूंजीगत एक हानि होती है। इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम को यहां पे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अंश हरण खाते में करते समय प्रीमियम की राशि को क्या करना है, डेबिट करना है। इस बात को नोट करके अच्छे से याद कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं। क्लियर है ये बात एकदम से क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बा कंडीशन देखो, बा कंडीशन कहती है जब प्रीमियम की राशि प्राप्त हुई हो, प्राप्त हो गई हो, जब प्रीमियम
की राशि प्राप्त हो गई हो। जब प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई हो तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, इस बात को ध्यान से समझ लेना। तो सेम कॉन्सेप्ट होता है जो कि अंशों के सममूल्य पर निर्गमन पर होता है। तो सेम कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि यहां पे शेयर कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट DR, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर कॉल अकाउंट। अब कॉल में तीनों आ जाते हैं, फर्स्ट सेकंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। क्लियर है? नीचे तक दिख रहा है यहां पे, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट दिख रहा, फॉर फ्यूचर अकाउंट बस लास्ट ही है, इसके नीचे नहीं दिखेगा। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, नरेशन वही, बीइंग शेयर फॉर फ्यूचर, बीइंग शेयर फॉर फ्यूचर। ठीक है, बीइंग शेयर फॉर फ्यूचर सेम एंट्री होगी। बस एक चीज का बच्चा याद जरूर रखना, बस एक चीज का बच्चा याद रखना कि अंश हरण खाते में प्रीमियम की रकम शामिल नहीं की जाएगी। अंश हरण खाते में, अंश हरण खाते में प्रीमियम की राशि, अंशरण खाते में प्रीमियम की राशि शामिल नहीं की जाएगी, शामिल नहीं की जाएगी। अब बच्चे जब इसके सवाल लगाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। अंशरण खाते में प्रीमियम की राशि शामिल नहीं की जाएगी। बच्चा जब हम लोग इसके सवाल लगाएंगे तो आपको चीजें एकदम से क्लियर हो जाएंगी कि अमित सर बताना क्या चाहते हैं, अमित सर बताना क्या चाहते हैं। तो आपको फिलहाल ये एंट्री याद करके आना है कि अंशरण जब प्रीमियम पर होता है तो दो कंडीशन होती है, जब प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई होती है तो ये कंडीशन होगी। कैसे पता चलेगा प्रीमियम की राशि प्राप्त हुई है कि नहीं हुई है, हालांकि सवाल देख के मैं बताऊंगा ही आपको, बाकी यहां पर ही मैंने बता दिया था कि यदि मान लो प्रीमियम आवंटन पर है और अंशरण आवंटन से ही कर लिया गया है तो प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई है तो ये वाला कंडीशन लगेगा। और यदि मान लो अंशोकरण याचना से हुआ हो और प्रीमियम आवंटन पर रहा हो तो प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई है तो ये वाली एंट्री होगी। लेकिन जब ये वाली एंट्री होगी तो शेयर फॉर फ्यूचर में वो राशि नहीं शामिल करेंगे जो प्रीमियम पर प्राप्त हुई हो, वो राशि नहीं शामिल करेंगे जो प्रीमियम पर प्राप्त हुई है। इस बात को भी आप याद रखना, क्योंकि जब यहां पर हम लोग लिखते हैं अब तक प्राप्त कुल राशि, आवंटन पर प्रीमियम की भी राशि शामिल होगी, वो राशि नहीं लिखते हैं बच्चे। जब हम लोग इसके सवाल को करेंगे तो आपको पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी। बच्चे जब हम लोग इसके सवाल को करेंगे तो पिक्चर पूरे तरीके से सही हो जाएगी। तो चलिए आज की बातें मुलाकातें बच्चे यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप सभी लोगों से, जो ईमानदार लोग हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को ना तो शेयर करिए और जब आपका टाइम पूरा हो जाता है तो अपनी पेमेंट 1 या 20 तारीख को कर दिया करिए। ठीक है, देखिए एक बार आपको प्रॉब्लम जाती है, जैसे कि आज कुछ बच्चों ने पेमेंट की 10 तारीख को उनका महीना पूरा होता था। बच्चा अलग अलग हम लोग पेमेंट नहीं ले सकते हैं प्लीज, तो इसलिए आप लोग जिनका 1 तारीख को हो गया वो अब 1 को किया करें, जिनका 20 को है तो 20 को किया करें। मुझे परेशान मत किया करें। आपका काम पैसे देकर के पढ़ना है और मेरा काम पैसे लेकर के पढ़ाना है, तो इन दोनों के बीच में केवल पढ़ाई ही बीच में आती है। इसलिए बेटा पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो। ठीक है, जब तक मैं हूं यहां पर तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे सब्जेक्ट के बारे में बता पाऊं। लास्ट PDF मैं भेज दूंगा, व्यवसाय अध्ययन की किसी लड़की ने मांगा था, सो सॉरी बेटा नहीं भेज पाया। इस टाइम थोड़ा सा 8-10 दिन बिजी शेड्यूल है, आप सबको पता है, बहुत लगन है, बहुत शादी है, बहुत पार्टियां हैं, जिसके कारण से थोड़ा सा बिजी शेड्यूल जरूर है। लेकिन जल्द ही अपन इस बिजी शेड्यूल से पूरे उभर कर आएंगे और एक अच्छे तरीके से दोनों क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। तो चले बेटा, इन्हीं शब्दों के साथ आज हम लोग अलविदा करते हैं। कल हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। इसके बाद अजय सर की क्लास है, उसको भी आप अटेंड जरूर करिएगा। ओके, आपने मुझे सुना, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। अपना प्यार और इसने इसी तरीके से हम पर बना के रखो। आपने मेरा बैच कल छोड़ भी दिया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा स्नेह और प्यार उसी तरीके से सभी बच्चों पर रहता है। कोई बैच ले या ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक अपनी सिक्योरिटी है कि हम लोग वीडियो उन्हीं को देते हैं जिन्होंने हमारा बैच परचेज किया हुआ है। सिंपल सी बात है। तो चलिए ठीक है, हम लोग कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट, सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच।